हेलो, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे आपका क्लास 10 का बहुपद अध्याय 1 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आपका बहुपदों का गुणनखंडन। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम माँ सरस्वती की वंदना कर लेते हैं। आप सभी जहाँ भी जिस स्थान पर जैसे ही बैठे हैं हाथ जोड़ लीजिए और सरस्वती माता की हम वंदना करेंगे। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषराध्यापः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज आपके इस क्लास का 6 दिन है, 6वां क्लास है ये। तो हम किसी भी चीज का जब आपको बताना चाहूंगा कि जब हम किसी भी कार्य का प्रारंभ करने से पहले जब हम वंदना करते हैं तो हमारी जो कार्य करने की क्षमता जो होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम किसी के सामने जब झुकते हैं तो हमें झुकाव महसूस होता है। और आपको पता है जो थोड़ा झुकता है वो उतने ही फिर सीधा तरीके से उठता भी है, ठीक है? तो कभी भी आप जब भी घर में पढ़ाई करें तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप माँ सरस्वती की वंदना करके ही प्रारंभ स्टार्ट करें। खैर चलिए हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि बोर्ड पे मैंने पहले से लिख दिया है, बहुपदों का गुणनखंडन। तो हम समझते हैं पहले कि गुणनखंडन क्या चीज है। तो गुणनखंडन को समझने से पहले हमने अभी पढ़ के आया है गुणनखंड प्रमेय, ठीक है? तो गुणनखंड प्रमेय क्या था? गुणनखंड प्रमेय में हमने देखा था, उसमें हमने पढ़ा था कि एक संख्या को ऐसे दो अभाज्य संख्याओं में तोड़ना, ठीक है ना, जिसका गुणा करने पर वही संख्या मिल जाता था। और जब उसके जो गुणनखंड जो होते थे, जब उस संख्या को भाग देते तो पूरी पूरी भाग चला जाता था, जहां शेषफल हमारा क्या मिलता था? 0 मिलता था। तो वही गुणनखंड है। अब आगे हम गुणनखंडन। तो गुणनखंड मतलब क्या? जैसे कि मैं बात करूं, देखिए गुणनखंड का मतलब होता है उसको अभाज्य ऐसे अभाज्य नंबरों में तोड़ना जिसका गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो। मैंने क्या बोला? गुणनखंड का मतलब होता है, जैसे कि देखो पहले मैं आपको गुणनखंड समझा दूं तब ये समझ जाओगे। गुणनखंड का मतलब होता है, गुणनखंड जैसे कि 6 का गुणनखंड, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा। 6 का गुणनखंड, ये 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड क्या आएगा? 2 गुणा 3 आएगा, ठीक है? तो इसका मतलब किसी संख्या को अन्य मतलब अभाज्य संख्याओं में तोड़ना जिसका गुणा करने पर वही संख्या मिले, क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है, ठीक है ना? अब देखो ये तोड़ने की जो प्रक्रिया होगी उसको बोलेंगे गुणनखंडन। क्या बोलेंगे? तोड़ने की जो प्रक्रिया जो होगी उसको बोलेंगे गुणनखंडन। अब यहाँ पर इसकी जब परिभाषा लिखना चाहेंगे गुणनखंडन का, तो हम बोल सकते हैं किसी संख्या को अन्य दो अभाज्य संख्याओं में तोड़ना जिसका गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए, वह प्रक्रिया जो है गुणनखंडन कहलाती है। इसका कहने का मतलब गुणनखंड बोले तो डायरेक्ट आप नंबर बताओगे, गुणनखंड होने के बाद जो आता है वो नंबर है।
और गुणनखंडन बोले तो समझिए क्या एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो आज हम अब तो संख्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं। तो बहुपदों का कैसे हम गुणनखंडन करेंगे, माने कैसे उसका गुणनखंड निकालेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं बहुपदों के गुणनखंडन की, तो इसके लिए आप बुक में 3 प्रकार की विधियां बताई गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की विधियां बताई गई है। तीनों विधि को हम बारी बारी तरह से समझेंगे। तो देखिए, मैं जो है इस प्रकार का एरो डायग्राम बना लेता हूं, ये जिसमें आपको मैं मुझे बताने में आसानी होगा। ये ठीक है, पहला जो है इसका नाम है उभयनिष्ठ विधि। पहला गुणनखंडन करने की विधि का नाम है उभयनिष्ठ विधि। इसका इंग्लिश नाम होता है कॉमन मेथड। ठीक है, इसको इंग्लिश नाम होगा इसका कॉमन मेथड। ठीक है, ये पहला विधि है जो सबसे इजी है। दूसरा उसके बाद आता है सर्वसमीका विधि, सर्वसमीका विधि। और थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे बहुपद का मध्य पद तोड़ना। ठीक है, बहुपद का मध्य पद तोड़कर, या इसका इंग्लिश नाम है तोड़कर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, ब्रेक करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं उभयनिष्ठ विधि। तो इसके लिए जो है हम एक उदाहरण से इसको समझेंगे कि उभयनिष्ठ विधि क्या होता है। तो मैं जो है आपके बुक का ही उदाहरण ले लेता हूं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। उदाहरण नंबर 16 जो है ये आपका दिया हुआ है 12x धन 4x स्क्वायर 1 है। दूसरा है इसमें ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर 17 नंबर का ना। और उदाहरण नंबर 18 जो है ये आपका दिया हुआ है 2x की घात 3 धन 4x, ये दिया हुआ है। इनको हमको क्या करना है, उभयनिष्ठ विधि से गुणनखंड करना है। उभयनिष्ठ का इंग्लिश नाम होता है कॉमन, और आप लोग कॉमन वर्ड जो है काफी ज्यादा सुने होंगे। कॉमन मतलब जो एक जैसा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन। तो एक जैसे वाले पद को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ निकालना या कॉमन निकालना। ठीक है, तो देखिए अब इसमें एक जैसे पद आपको दिख नहीं रहा तो हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए 12x दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा x लिख सकते हैं, धन ये क्या हो जाएगा आपका 4 गुणा x गुणा x। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या सेम है, तो यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ 4 है और यहाँ क्या है 4 है, तो बाहर निकल जाएगा। यहाँ एक x है, यहाँ एक x है, ये बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया, 4x बाहर निकल गया, तो क्या बच गया, यहाँ 3 बच गया है, और ये धन इधर से 4 और x बाहर निकल गया, इधर क्या बच गया, x बच गया। तो इसका जो है उभयनिष्ठ विधि से इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 4x और 3 धन x। ठीक है, देखिए गुणनखंड करना जब बहुपदों की जब बारी आती है, जब नंबरों की बारी आती है, तो मैंने बोला अभाज्य पदों में तोड़ना, मतलब अभाज्य संख्याओं में तोड़ना। लेकिन जब गुणनखंड की जब बारी आती है तो इसको ऐसा भी बोला जाता है कि बहुपद को 2 ऐसे छोटे छोटे बहुपद में तोड़ना जिसका गुणा करने पर पुनः वही बहुपद मिल जाए। ऐसा समझ, जब बहुपद में जब हम बोलते हैं ना, तो बहुपद में क्या बोलते हैं, अब संख्या की जब बात आती है तो हम साफ बोल देते हैं कि अभाज्य क्या बोलना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना, माने अभाज्य नंबर में तोड़ना। अब इसका भाज्य भाज्य कैसे निकालेंगे, तो बहुपदों को लिए हम शॉर्टकट में बोल देते हैं कि ऐसे एक बहुपद को ऐसे 2 अन्य बहुपदों में तोड़ना जिसका गुणा करने पर पुनः वही बहुपद मिलना चाहिए। ठीक है, 2 छोटे छोटे बहुपदों में तोड़ना, ऐसा भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने क्या कर लिया, उभयनिष्ठ विधि के थ्रू इसको एक बहुपद हमारा क्या मिल गया 4x, इसकी घात कितनी है 1 है। अब हमने पढ़ा कि 4 की घात 1 का मतलब पूर्ण संख्या हो तो क्या कहलाएगा, वो बहुपद कहलाएगा। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब इसमें से देखिए, इसमें से सब में सेम कौन सा है, ए है, ए बाहर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा आपका b प्लस सी प्लस ए, ये या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं आप, a प्लस बी प्लस सी, ऐसा अगर जमाना चाहे एक पद और आगे लिखना चाहे तो ए बी प्लस सी, क्योंकि एक क्रम रहता है जमाने का। ठीक है,
इसको देखिए ये कैसे हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2 गुणा, मैं यहाँ पे ना ऐसा बिंदी वाला मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो एक्स और कट के निशान में, ठीक है। तो ये बिंदी वाला भी गुणा होता है ना, 2 गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स धन 4 गुणा एक्स। तो इसको 4 गुणा एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तोड़ना पड़ेगा, तो इसको तोड़ 2 गुणा एक्स। तो अब देखिए यहाँ क्या है, दोनों में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ एक एक्स है, यहाँ भी एक एक्स है, और हाँ अब बाहर निकलेगा 2x निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक एक्स बच गया, और 2x बाहर निकल गया तो यहाँ पे बच गया 2, ठीक है। तो अतः इसका क्या हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा x की घात 2 धन 2, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका गुणनखंड ये हो जाएगा। तो ऐसे हम जो है उभयनिष्ठ विधि से गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। अब हमारा विधि का नाम आता है सर्वसमीका विधि, आइडेंटिटी मेथड, ठीक है। तो सर्वसमीका विधि में सबसे पहले समझ लेते हैं सर्वसमीका कौन कौन से हमारे, देखिए तो हमारे पास 3 प्रकार के सर्वसमीका का यूज करते हैं उभयनिष्ठ निकालने के लिए। पहला सर्वसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा सर्वसमीका है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तीसरे नंबर का है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी का सॉरी ए माइनस बी क्या होता है ए प्लस बी होता है, ठीक है ना। देखिए सर्वसमीका मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है, आइडेंटिटी मेथड। सर्वसमीका उस समीकरण को बोलते हैं, ये क्या है एक प्रकार का, जहां इक्वल का साइन लगा वो क्या हो जाता है समीकरण। तो सर्वसमीका वह समीकरण है जो हर एक मान के लिए ट्रू होता है। यहाँ पर कोई भी मान रख दो, ए की जगह कुछ भी मान रखो, बी की जगह कुछ भी रखो, वो माइनस प्लस कुछ भी रियल रखो चाहे काल्पनिक संख्या रखो, सारे के लिए सत्य होते हैं। तो इसको बोलते हैं सर्वसमीका, जो हर मान के लिए हो उसको, ठीक है। चलिए खैर इस पे अभी बात नहीं करते हैं, अब इस पे उदाहरण समझते हैं। तो एक मैं थोड़ा सा उदाहरण लिख लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 9, ये एक उदाहरण, ठीक है। चलिए इस उदाहरण को जो है हम लोग जो है सर्वसमीका विधि से, माने ये जो बहुपद दिया है इसका हम जो है गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, यानी आप देख पा रहे हैं इसका जो साइन जो है इसके जैसे इसके तरह मैच कर रहा है, इस वाले के तरह मैच कर रहा है, ठीक है ना। इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, ठीक है। अब जो है हम जो है इसको थोड़ा सा इसके जैसे बनाएंगे। देखो आगे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6x को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा x लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अगर मैं क्या कर लूं, अगर मैं यहाँ पे मान लूं, माना a बराबर x मान लूं और b बराबर 3 ले लूं, तब क्या होगा देखो। तब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखा जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर दिख रहा है 2, फिर देखो b इंटू ए हो गया, ठीक है, फिर प्लस b का स्क्वायर। तो देखो इस बात को थोड़ा समझो, 2 गुणा बी ए करे चाहे ए बी करे एक ही बात है। देखो ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए, दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है। तो ये गुणा जैसे 2 गुणा 5 10, 5 गुणा 2 10, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको ए मान लूं तो ये हो गया ए स्क्वायर, 2 की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 3 है, और यहाँ के बी की जगह पे क्या है 3 है, और यहाँ के एक्स के यहाँ के ए की जगह पे क्या है एक्स है, और यहाँ के ए की जगह पे क्या है एक्स है। तो इसका रूप इसके जैसे बन रहा है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ए को क्या लिया एक्स और बी को क्या लिया 3, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना। ये फार्मूला है हमारा, सूत्र है ऊपर से। अब ये क्या हो जाएगा, अगर ये जो है इसके बराबर है, तो इसको जब ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स धन 3 की घात 2। अब बोलोगे सर ये तो गुणनखंड हुआ नहीं है, तो इसको आगे हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स धन 3 गुणा एक्स धन 3, किसी भी घात जब 2 बार रहती है तो उसको हम 2 बार लिखते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा ऐसे समझ में। एक चलिए इसी में माइनस वाला जो लेते हैं वो आपके करके देखो, ठीक है। माइनस वाला जो है आपके पेज नंबर
19, मेरे बुक में 19 नंबर में दिया हुआ है, पेज नंबर 19 पे करके देखो को दूसरा क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को पेज नंबर 19 का करके देखो। ये आपका दिया है 4x की घात 2 माइनस 20x धन 25, ये आपका दिया हुआ है। अब इसका हमको गुणनखंड करना है, ठीक है, सर्व समीकरण विधि से। तो देखिए, तो 4x क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2x की घात 2 लिख सकते हैं, माइनस ये आपका हो जाएगा 2 गुणा इसको लिख सकते हैं 2 गुणा x गुणा गुणा लिख सकते हैं 5। देखो इस बात को समझो, इसको कैसे मैं तोड़ रहा हूँ, इधर देखो 20 कैसे तोड़ रहा हूँ, 2 गुणा देखो 5 का गुणा जब 2 के साथ करोगे तो 5 दूनी 10, और 10 का गुणा जब 2 के साथ करोगे तो 20। अब मैं क्यों तोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके जैसे बना रहा हूँ, तभी तो इसको ऐसा बनाऊंगा, इसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब धन 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं क्या कर लूं, a बराबर 2x मान लूं और b बराबर जो है 5 मान लूं, तो देखिए ये मेरा कैसे बन गया, ये मेरा क्या हो गया, a स्क्वायर आ गया ये वाला टर्म, माइनस उसके बाद आ गया 2, उसके बाद देखो ये किसकी वैल्यू हो गई, a का, ये किसकी वैल्यू हो गया, b का, धन ये किसकी वैल्यू हो गया, b की घात 2। तो ये क्या आता है, ये आता है आपका a माइनस b की घात, सॉरी a माइनस b की घात 2, ठीक है। ये वाला यही फार्मूला है ना, इस फार्मूला को मैंने ऐसे लिख दिया आपको बताने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये इस क्रम में जमा हुआ है a माइनस बी, तो a की जगह क्या आ जाएगा आपका 2a, और b की जगह क्या आ जाएगा आपका, ये डायरेक्ट इसको इधर लिख दूं यहाँ पर, इसके बराबर आपको क्या मिल जाएगा, a की जगह पे आ जाएगा 2a, सॉरी 2a बोलता हूँ 2x, और ऋण b की जगह क्या आ जाएगा 5 की घात 2, और इसको आगे क्या लिख सकते हो, इसको आगे लिख सकते हो 2x ऋण 5 एक बार और 2x ऋण 5 एक बार। तो इसके क्या मिल गए आपको, ये गुणनखंड मिल गए, ठीक है ना। ठीक है जी, क्लियर है, यहाँ तक आप लोग सभी को क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। देखो इसको एक बार और समझ लेते हैं हम, कैसे हम इसको किए हैं, इसमें अधिकतर कंफ्यूजन होती है। देखिए ये 4 को देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऋण वाला यहाँ पे धन वाला, तो मैं ये वाले सर्व समीकरण जैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, ठीक है, ताकि मैं ऐसा बना लूं तो ऐसा आ जाए, ठीक है। तो देखिए ये क्या किया मैंने, 2x की घात 2 लिख दिया, क्योंकि इसका गुणा करूं क्या हो जाएगा 4 और x की घात 2 ऐसे बन जाएगा। फिर ऋण, अब मुझे क्या चाहिए, सामने में 2 चाहिए, ये तो मैंने 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लिख दिया। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 2x आ गया, तो यहाँ पे लिखूंगा 2x। अब मेरा बच गया क्या 5, यहाँ पे लिख दिया 5। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 और ये x, तो कितना हो गया 20x, ये इसके जैसे ही बन गया, सेट कर रहा हूँ ये, ठीक है। फिर ये आ गया 5, सॉरी ये 25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2। अब इस बात को समझिए, a की जगह अगर मैं 2x ले लूं, b की जगह 5, देख पा रहे हैं ये a का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 आ गया, ये a की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये जस्ट ये, फिर b की वैल्यू ये, फिर b स्क्वायर, तो ये इसके, ये जो है इसके जैसे बन गया है, तो इसकी वैल्यू जो होती इतना होती है, तो मैं a की जगह क्या रख दूंगा, ये वाला मान 2x, और b की जगह क्या रख दूंगा, ये वाला मान ऋण 5 करके, इस वाले फार्मूला में मैंने पुट कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया, अब स्क्वायर में है तो दो बार अलग अलग लिख दिया, ये क्या हो गया इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। चलिए इसी में एक और है, आप करके देखो कहीं, उस क्वेश्चन को बता देता हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो है x स्क्वायर माइनस 16। अब देखिए ये किसके जैसे सॉल्व होगा, ये देखिए किसके जैसे बनेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये देखिए, ये इसको मैं लिख सकता हूँ x की घात 2 माइनस 4 की घात क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये कौन सा वाला फार्मूला हो गया, ये तीसरे नंबर का, देखो a की घात a स्क्वायर और b स्क्वायर। अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे a को x मान लूं और b को क्या मान लूं 4 मान लूं, तो इस वाले सूत्र से क्या हो जाएगा, इस वाले सूत्र से क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा x माइनस 4 और एक बार हो जाएगा x धन 4, ठीक है, ठीक है जी। चलिए एक जो है मैं आप लोग के लिए वर्क देता हूं, ठीक है, आप लोग अभी करके देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपसे बनता है कि नहीं बनता है। एक क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर माइनस 4, इसका क्या आएगा ये आप लोग मुझे करके बताएंगे, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4 का। चलिए हम जो है आगे बढ़ते हैं, आपका बहुपद का मध्य पद तोड़कर भी, ठीक है। देखिए ये तो है मैं आपको एक तरीका बता रहा था, अब मोस्ट जो एमपी है आपके जो सिलेबस में, आपके जो एग्जाम में आते हैं, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे तिमाही हो,
चाहे वार्षिक हो, आपके तीनों परीक्षा में 100% टू 99%, ठीक है। बाई चांस वाली बात कभी कभी छूट जाता है, लेकिन 100% है, आता ही आता है, कभी कभार छूट जाता है, ठीक है। तो ये विधि से जो है एक ना एक प्रश्न आपका आएगा, इसको जो है हम अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। तो बहुपद का मध्य पद तोड़कर विधि का नाम है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, बहुपद के भाग के बारे में जान लेते हैं, जिसको बोलते हैं बहुपद का सामान्य रूप। बहुपद का सामान्य रूप, सामान्य रूप कहने का मतलब ये है कि बहुपद का एक स्पेशल स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये ऐसा ही दिखेगा, लेकिन आपके बुक में जिस प्रकार का बहुपद दिया गया है उस प्रकार का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुपद क्या है, जिसकी घात पूर्ण संख्या बहुपद है, लेकिन आपके बुक में कैसे बहुपद मिलेगा, द्विघाती बहुपद मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको जो है द्विघातीय बहुपद का क्या बता रहा हूँ, सामान्य रूप बता रहा हूँ, ये दिखता कैसे उसको भागों बता रहा हूँ। सामान्य रूप मतलब क्या होता है, जैसे हमारे मनुष्यों के स्ट्रक्चर होता है ना, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आंख होते हैं, ऐसा होते हैं, ठीक है। हम 2 पैर में चलते हैं, हमारा एक स्ट्रक्चर है कि नहीं। पक्षी का ले ले तो पक्षी कैसे जानते हैं, पक्षी वो उड़ती है, ठीक है। जैसा भी हो, तो सबका एक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं सामान्य रूप, ठीक है। अब चलिए, तो जो द्विघाती बहुपद है इसका सामान्य रूप होता है आपका x² प्लस bx प्लस c, और इसी तरह के बहुपद आपको क्या मिलेंगे, आपके इस चैप्टर में मिलेंगे, जिसमें जो है इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए मैं दूसरा पेन से लिख लेता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। ये वाला जो रहता है ये हमारा कराता है मध्य पद, और इसी पद को तोड़ेंगे, इसी पद को क्या करेंगे जी, तोड़ेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा है मध्य पद। और ये वाला जो पद होता है, कोई बोलता है अंतिम पद, या कभी कभी कोई बोल देता है इसी को, एक और नाम है इसका अचर पद। इसके 2 नाम है, अंतिम पद और अचर पद। अचर पद इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ अचर वाली संख्या रहती है, ठीक है ना, और अंतिम पद इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लास्ट में है। अब थोड़ी सी और समझ लेते हैं, यहाँ पे ए क्या है, ए आपका है x² का क्या है, मैंने बताया अगर कोई संख्या अकेला लिखा है तो वो अचर पद कहलाता है, लेकिन चर के साथ गुणा में लिखा है तो क्या कहलाता है, उसका गुणांक कहलाता है, ठीक है। तो ए क्या है, x² का गुणांक है, ठीक है। और बी क्या है आपका, x का गुणांक है, और सी क्या है आपका अचर पद है, या इसी को बोल सकते हो अंतिम पद। 2 अलग अलग नाम आपको मिलेंगे सुनने को, आपके टीचर्स पढ़ाएंगे कि आपके बुक में 2 अलग अलग तरीके से नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं अंतिम पद, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं और आपको और बता दूंगा, और बताना चाहता हूं कि अगर द्विघाती का बहुपद का सामान्य रूप लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा ए जो होगा कभी भी 0 नहीं होगा, ए जो होगा कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये वाला खत्म, तो द्विघाती कहाँ होगा, तो एक घाती हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है ए कभी भी 0 नहीं होगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये एक घाती हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जितनी काम की चीज है उतना समझिए, ये समझिए और ये समझिए, ठीक है ना। अब मैं बात करने वाला हूं आपका मध्य पद तोड़कर, बहुपद का कैसे हम मध्य पद तोड़कर उसका गुणनखंड निकालते हैं, तो इसके लिए रूल है, ठीक है। यहाँ पे मैं रूल नहीं है, कुछ शॉर्ट स्टेप है जिसको हम याद रखेंगे, उसको लिखा रहा हूँ, रूल जो है इसके बाद में लिखाऊंगा। तो नियम, इसके लिए नियम ही लिख देता हूँ इसको भी। देखिए, बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड जो करेंगे इसमें, ठीक है, बहुपद के गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड सीधे इसको लिख देता हूँ, बहुपद गुणनखंड, गुणनखंड करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए मध्य पद को, मध्य पद को, मध्य पद को ऐसे 2 भाग में, 2 भाग में तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, जहां पहला, जहां क्या होगा, पहला दोनों का, दोनों पदों का, दोनों पदों का योगफल, दोनों पदों का योगफल मध्य पद के बराबर
होता है, मध्य पद के बराबर होता है। दूसरा दूसरा दोनों पदों का गुणनफल, ठीक है, जो दो पद में तोड़ेंगे ना, देखो यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड, थोड़ा सा गलत लिख दिया, गुणनखंड करने के लिए मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है। दो भागों में तोड़ा जाता है, कितने भागों में? दो भागों में। जहां क्या होगा, पहला क्या होगा, दोनों पदों का योगफल, जब दोनों को जोड़ेंगे तो मध्य पद के बराबर होगा। इसका मध्य पद क्या है, जैसे bx है, bx के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद और दोनों पदों का गुणनफल, ठीक है, जो तोड़े हैं ना, उन दोनों पदों का गुणनफल 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 उन दोनों पदों का गुणनफल एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद के गुणनफल के बराबर होता है। ये दोनों कंडीशंस को आपको फॉलो कराना पड़ेगा, ठीक है। देखो तोड़ने का नियम है, कैसे तोड़ेंगे, इधर एक बार आप लोग सभी ध्यान से इधर समझिए बात को। नियम है, जब भी बहुपद को इस विधि से तोड़ेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए मध्य पद को दो भागों में तोड़ना है। कितने भागों में? दो भाग में। तो ऐसे दो भाग में तोड़ना है। अब कैसे टूटेगा दो भाग में, जब उदाहरण से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। बस पहले नियम समझिए। दो भागों में तोड़ना है, और कैसे दो भागों में तोड़ना, कि दोनों को जोड़ देंगे तो उसका योगफल जो होगा मध्य पद के बराबर आएगा। और दोनों का गुणनफल मतलब गुणा करने के बाद जो आंसर आता है उसको बोलते हैं गुणनफल। तो दोनों पदों का जब गुणनफल करेंगे तो एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, यहाँ पे ए, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए, ठीक है। और अचर पद के गुणनफल के बराबर होगा, मतलब इसके बराबर होगा। आया समझ में? अब चलिए जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ऐसा आप लोग नोट डाउन करके रखिए, a इंटू सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। a एक्स स्क्वायर का गुणांक को क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो a, और अचर पद क्या है, c है, ठीक है। चलिए इसको एक बार आप लोग सभी नोट डाउन करिए अपने कॉपी पे, फिर अगला मैं जो है आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ उदाहरण के साथ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं आपकी जो विधि है, जो कि तीसरे नंबर है, उसका एक बार और पूरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुपदों या बहुपद का मध्य पद, ठीक है, बहुपद का मध्य पद तोड़कर विधि। ये थोड़ा सा ना हिंदी में थोड़ा सा क्या है, इसका नाम जो है ना उटपुटांग लगता है, ठीक है। इंग्लिश में नाम होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो थोड़ा मजा आता है। खैर हिंदी के है तो हिंदी में ही जानो, ज्यादा इंग्लिश में कहूंगा तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलिए अब यहाँ पे जो है अपन जो है, मैंने आपको यहाँ पे दो चीज बताई, उस बातों को मैं थोड़ा सा और आपको आगे आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस बात को। तो पहले आपको समझना होगा हमारा जो बहुपद होगा कैसे दिखेगा, पहले ये जान लो। एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल नहीं आएगा, ये इसके जैसे हमारा बहुपद दिखेगा, जिसमें क्या है, जहां क्या रहेगा, ए जो होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब ये समझ लो आपको द्विघाती बहुपद का क्या निकालना है, गुणनखंड करना है, ठीक है ना। ठीक है जी, द्विघाती बहुपद का क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इस बात को समझिएगा। पहला क्या है, बहुपद का सीधा नियम लिखवा देता हूं कैसे कैसे करना है, ठीक है। देखिए नियम लिखिए, सीधा नियम ये पहला हम क्या करेंगे, पहला आपका जो नियम जो रहेगा उसमें हम क्या करेंगे,
सर्वप्रथम पहला नियम लिखिए, सर्वप्रथम ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। अब ए बी सी क्या है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। ए क्या है, एक्स का गुणांक, और बी क्या है जी, मध्य पद एक्स का गुणांक, और सी क्या है आपका अचर पद है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैंने लिखवाया, मैं नहीं लिखवा रहा हूं दोबारा। दूसरा, ठीक है, ए गुणा सी का मान ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ये। और तीसरा, मध्य पद को ऐसे तोड़ना, मध्य पद को ऐसे तोड़ना जहां, पहला क्या होगा, मध्य पद को ऐसे, यहां पे ऐसे लिख देते हैं, मध्य पद को ऐसे दो संख्या n1 एंड n2 में तोड़ना, n1 एंड n2 में तोड़ना, जहां पहला क्या रहेगा, जहां दोनों संख्याओं का योग बराबर होगा मध्य पद के। ठीक है, देखो कौन सी संख्या में तोड़ा हमने, n1 और n2 में। ठीक है, अब देखो n1 n2 कैसे टूटेगा, उसका तोड़ने का तरीका जो है, जब ये जो तरीका जो है ना, उसको जब हम प्रश्न जब बनाएंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है ना, ऐसे बोल के उसको नहीं समझा सकते, लेकिन नियम ये याद रखे क्या करना है, पहले क्या करना है, a गुणा c का मान ज्ञात करेंगे, तत्पश्चात दोनों संख्याओं का योग, यानी दोनों संख्या कौन सा हो गया, दोनों संख्याओं का योग या घटाव। ठीक है, यहाँ पे दोनों काम करना है, योग करना या घटाव जो है मध्य पद के आपके बराबर होना चाहिए। यानी एक संख्या n1 और एक संख्या n2, दोनों का जब जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, तो मध्य पद कौन सा है आपका, b है। कौन सा है जी, मध्य पद कौन सा है, b है। ठीक है, ये दूसरा, दोनों का गुणनफल, ठीक है, a इंटू सी के बराबर होना चाहिए। a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और c क्या है, अचर पद। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा n1 का जब गुणा करेंगे n2 का, तो ये जो होगा a इंटू सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर चौथा, इसको अरेंज करके, इसको जमा कर हल करेंगे। ठीक है, हल करेंगे ये। अब आपने लिख लिया नियम, आपने सब समझ लिया। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है आपका, एक्स का गुणांक, क्या बोल सकते हो, मध्य पद। ठीक है ना, मध्य पद है, और सी क्या है आपका, अचर पद है। अब देखिए, अब हम आपके सीधा आपके बुक के ही प्रश्न को लेते हैं, जो कि आपके प्रश्नावली 3। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं ये, जिसमें पहला जो प्रश्न है ये आपका है हल पहला, ये आपका दिया है x की घात 2 माइनस 3x और ऋण का 4, ये है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग अगर लिख रहे हैं तो थोड़े देर बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, लेकिन इधर ध्यान से समझिए। तो इधर देखो क्या करना है आपको, हमारा जो नियम है उस नियम को इधर, या बोले ये रफ कार्य हमारा जो हम कार्य करते जाएंगे, ठीक है, उसको जो है आप इधर लिखेंगे। ठीक है, पहले क्या है, हमारा नियम है, सर्वप्रथम हम a गुणा c का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, इधर देखो नियम को, a b c हमको पता चल गया। अगर मैं a की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, a क्या है, यहाँ पे 1 है, और b क्या है, माइनस का 3, और c क्या है आपका, माइनस का 4 है। ठीक है जी। अब देखिए, मैं यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि अगर आप माइनस साइन को अगर भूल भी जाएं तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन को यहाँ पर जो है वो सेटअप हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए a गुणा सी, सबसे पहले क्या करना है आपको, a गुणा सी करिए, 1 गुणा ऋण 4 बराबर कितना आ रहा है, ऋण 4। ठीक है, आ रहा है, तो ये ऋण वालों को हम भूल जाएंगे, क्योंकि ऋण वाला जो है आगे चल के सेटअप हो जाता है। आप धन में करिए, क्योंकि धन का मल्टीप्लिकेशन आसानी होता है। ठीक है ना, आंसर वही आएगा।
अब देखो, अब मैंने क्या बोला, जो a इंटू सी आएगा, a इंटू सी ज्ञात करेंगे, मध्य पद a इंटू सी आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ना मध्य पद को ऐसे दो संख्या में n1 n2 में तोड़ना, मध्य पद को मत लिखो, a इंटू सी को लिखो, यहाँ मध्य पद को काटो थोड़ा सा, a इंटू सी का, a इंटू सी को लिखो, a इंटू सी का गुणांक, a इंटू सी का गुणनफल लिखो, यहाँ पे गुणनफल ऐसा लिखो। गुणनफल को ऐसे दो संख्या में तोड़ना, तो इसका गुणनफल क्या आ गया, क्या आ गया जी, 4। तो इसको क्या क्या टूटेगा, ये इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 4, और क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 1, ऐसे 3 बार ही लिख सकते हैं, और ज्यादा कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं। इसको ऐसे तोड़ो, 4 को दो संख्या में जिसका गुणा करने पे 4 मिले, तो क्या हो जाएगा 1 गुणा 4, 2 गुणा 2 और 4 गुणा 1। अब हमारा पहला नियम क्या बोलता है, पहला नियम क्या बोलता है, ये मान के चलो n1 n2 दो संख्या हमने तोड़ दिया, तो पहला नियम बोलता है कि दोनों का जो जोड़ या घटाव जो होगा, ये क्या होगा, हमारे मध्य पद के मध्य, पहले देखो इसको बाद में देखेंगे, नहीं इसी को देख लेते हैं, चलो n1 प्लस माइनस जो होगा n2 का। अब देखो यहां से, अब सोचो यहाँ का मध्य पद कौन सा है, कौन सा जी मध्य पद जी, कौन सा पद है, माइनस का 3, यहाँ पे ध्यान देंगे माइनस का 3 है, ठीक है। तो अब माइनस का 3 कैसे आएगा, माइनस का 3 कैसे आएगा, -4 में क्या करूं मैं, धन का 1 करूंगा, अभी तो माइनस का 3 आएगा। 3 कैसे आएगा ये बताओ पहले, 3 कैसे आएगा, जब मैं 4 में क्या करूंगा, 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, 4 में घटाऊंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, 2 में 2 घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ूंगा तो 4 हो जाएगा, तो मेरा मध्य पद नहीं आएगा, तो मुझे क्या लाना है, मध्य पद लाना है, ठीक है। तो या तो मैं ये वाला को लूं, या तो मैं ये वाला को लूं। तो मैं क्या किया, मैंने क्या किया, 4 में 1 घटाने के बारे में सोचा, मैं 4 में 1 घटा दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, इस बात को समझिएगा। लेकिन क्या मध्य पद कौन सा 3 है, मध्य पद कौन सा 3 है, ऋण का 3 है, कौन सा 3 है, ऋण का 3 है। तो इसको क्या कैसे में ऋण आएगा, तो 4 को ऋण कर दो और धन का 1 कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये ऋण का 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, ऋण का 3 आ जाएगा, ठीक है, मध्य पद के बराबर आ गया। अब दूसरा नियम क्या बोलता है, इन दोनों का जो गुणा जो होगा, n1 गुणा n2, n1 गुणा n2 करो, तो n1 क्या है, 4 है, और n2 क्या है, 1 है, दोनों का गुणा कितना आ रहा है, 4, और आप देख पा रहे हो ये जो 4 है, और यहाँ पर जो a इंटू सी के 4 है, ये किसके हो रहा है, बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है ना, ये वाला 4 और ये वाला 4 दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 गुणा 1 और ये वाला 4, तो क्या होगा, हमारा रूल फॉलो हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिसका गुणनफल क्या हो जाए, इसके बराबर हो, और जोड़ने घटाने पर मध्य पद के बराबर हो। अब देखिए कैसे टूटेगा, ये आपका आगे हो जाएगा x की घात 2, और ये हो जाएगा ऋण 4x, ऋण सॉरी धन x और ऋण का 4, ये जो है दो भागों में टूट जाएगा, एक भाग ये और एक भाग ये, ठीक है, ऐसे तोड़ना है। मध्य पद टूट गया, इसीलिए इस विधि का नाम रखा गया है मध्य पद तोड़कर विधि, मध्य पद को ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है जी। अब देखिए एक जोड़ी बनाएंगे, यहाँ दो दो का जोड़ी बनाएंगे, एक जोड़ी बन गया ये और एक जोड़ी बन गया ये, ठीक है। अब इस जोड़ी से जो सबसे ज्यादा जितना निकल जाए, मैं क्या बोला, पहले जोड़ी से जितना बाहर निकल जाए उतना बाहर निकालो, तो इसमें दोनों में जो रहेगा वही तो निकलेगा ना, तो इसमें क्या है x है और इसमें भी क्या है x है, ये तो x बाहर निकल क्या बच गया, x माइनस 4, ठीक है। अब इससे जो है इस इतना बाहर निकालो कि इसके जैसे बने, इसमें से इतना बाहर निकालो कि इसके जैसे बने, तो हम क्या करेंगे, धन का 1 बाहर निकालेंगे, तो ये आपका बच जाएगा x माइनस 4, ठीक है। अब देखो धन का चिन्ह लगा यहाँ पे, एक बहुपद ये बन गया और एक बहुपद आपका क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। और दोनों में क्या सेम दिख रहा है, x माइनस 4, x माइनस 4, तो x माइनस 4 बाहर निकलेगा, x माइनस 4, और बच क्या गया, इधर बच गया आपका x, और यहाँ आपका बच गया धन का 1, ठीक है। अब उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं, उभयनिष्ठ को गुणा के रूप में लिखते हैं ना, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो इससे उभयनिष्ठ निकला, इससे तो क्या बच जाएगा, गुणा के रूप में ये बचेगा। आपको लग रहा होगा सर यहाँ का धन का चिन्ह है तो कैसे गुणा हो गया, तो आप सोचो ना, ये एक पद ये एक पद, जैसे कि हमने अभी निकाला ना,
4x समय, जैसे कि x बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x बाहर निकालते हैं 4 धन 1 लिखेंगे ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर से मैंने ये बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया x माइनस 4 और ये हो जाएगा आपका x धन 4, ठीक है। चलिए, आपको ये थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होगा, ये आपका हो गया गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड। तो आपको अगर बोले इसका गुणनखंड क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x ऋण 4 का, तो ये आएगा आपका x माइनस 4 और एक आएगा आपका x धन 1, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा क्या शुरू है तो आप लोग को थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगा तो ये इजी लगने लगेगा। इसमें का तीसरा क्वेश्चन आपका देखते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर धन का x माइनस का 12, ठीक है। अब इसका आपको गुणनखंड करना है, तो ये आपको रफ वर्क जो है इधर आप करिएगा, ठीक है। पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको a इंटू सी पता करना है, ठीक है, a इंटू सी। इसमें देखो साइन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। a इंटू सी देखो, तो a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट लिखो 12। हालांकि नियम हमारा है कि इसको साइन को साथ में लेना है, लेकिन साइन को छोड़ भी देते तब भी हमारा आंसर आ जाता है, इसलिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये 12, तो 12 बराबर क्या हो गया, 1 गुणा 12, ठीक है। अब 12 को सोचो, 12 को सोचो ऐसे दो नंबरों में तोड़ो 12 को, जिसका गुणा करे तो क्या आ जाए 12 और जोड़े घटाए तो क्या आ रहा है बीच में, एक सर, तो गुणांक क्या है 1, मतलब 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 12 क्या लिख सकते हैं हम, 1 गुणा 12 लिखेंगे, तो 12 में 1 घटाऊंगा तो 11 आ जाएगा, 12 में जोड़ूंगा 13 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। और 12 को क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 3 गुणा 4, क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 4। अब देखो 3 में 4 जोड़ूंगा तो 7 हो जा रहा है, लेकिन 4 में 3 घटाऊंगा तो 4 में 3 घटाऊंगा तो 1 हो जाएगा, यानी 4 में अगर मैं 3 घटा दूं तो ये मध्य पद के बराबर आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एक संख्या होगा n1, ये हमारा होगा समझो 3 हो गया, और एक संख्या जो हमारा हो गया समझो क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है जी। अब देखो पहला नियम, दोनों का गुणा, n1 का गुणा जब n2 के साथ करूंगा 3 गुणा 4 तो कितना आ रहा है 12, तो a इंटू सी के बराबर आ रहा है। देखो a इंटू सी के बराबर है, a इंटू सी का गुणा के कितने आ गया 12, और 4 गुणा 3 के कितना आ गया 12। पहला रूल फॉलो हो गया, पहला रूल फॉलो हो गया। दूसरा रूल क्या है, उन दोनों का जोड़े या घटाएं मध्य पद के बराबर आए, तो मैं क्या करूंगा 3 में 4 घटा दूंगा तो मेरा कितना आ जा रहा है ऋण का 1 आ जा रहा है। लेकिन यहाँ कौन सा 1 है, धन का 1, तो धन का 1 कैसे बनेगा, धन का 1 बनाने के लिए आप क्या करिए 4 में ऋण 3 कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा धन का 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा मध्य ये कैसे टूटेगा 4 और 3 के रूप में टूटेगा, ठीक है। आप याद रखना है गुणनफल इसके बराबर आए, एक्स स्क्वायर गुणांक और अचर पद के गुणा के बराबर, और जोड़े घटाए तो मध्य पद के बराबर है। तो संख्याओं को अगर माइनस प्लस का रहेगा तो ऐसे उलट पुलट कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। अगर नहीं पढ़ रहा है तो इधर का इधर, इधर का इधर कर देंगे। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, आगे हो जाएगा धन 4x। अब बोलोगे सर वहां पे x नहीं दिख, वो x नहीं लिखो यहाँ पे लिखो, तो ये x वाला पद है ना, तो x को घटा दिया था, x वाला लेक्चर और कंफ्यूजन लगता है। अब यहाँ पे x के फॉर्म में x फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना, 4x माइनस 3x और ऋण का 12, आप घटाइए 4x में 3x, एक x बचेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको तोड़ना है, ये हो गया 2 पद टूट गया, ठीक है। अब उसके बाद एक जोड़ी ये बनेगा और एक जोड़ी आपका क्या बनेगा ये बनेगा, ठीक है। अब देखिए पुनः पहले से क्या करना है, जितना कॉमन निकले, क्या कॉमन निकल रहा है इसमें x, ये हो जाएगा आपका x धन 4। अब देखिए, अब क्या बोला मैं, पहले से जितना इच्छा रहे उतना निकाल लो कॉमन उभयनिष्ठ, लेकिन दूसरे पद से जब निकालोगे या दूसरे वाले जोड़ी से जब निकालोगे तो इतना उभयनिष्ठ निकालना है कि ये इसके बराबर बने। तो पहला देखो यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे ऋण है, तो पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा दोनों को धन, तो धन बनाने के लिए क्या बाहर निकालते हैं ऋण, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 है और यहाँ पे 3 है, तो क्या बाहर निकाल दूं 3, तो ऋण 3 बाहर निकालूंगा तो ये मेरा बच जाएगा यहाँ पे x, और ये बच जाएगा, देखो ऋण बाहर निकाला तो ये धन और ये ऋण बाहर निकला, तो ये यहाँ से ऋण बाहर निकला धन हो गया, और 12 से 3 बाहर निकलू तो क्या बच जाएगा 4। अब यहाँ पे एक चीज और आप लोग को काम की चीज बता रहा हूँ, उभयनिष्ठ निकालना का अर्थ होता है भाग देना। क्या करना, उभयनिष्ठ निकालने का अर्थ होता है भाग देना। 12 से मैंने 3 उभयनिष्ठ निकाला, यानी मतलब 3 एकम 3 चौक 12, ये आगे समझ लो। उभयनिष्ठ निकालने का अर्थ होता है उसको
भाग देना। तो 12 से मैंने क्या निकाला 3, तो 3 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया 4। तो अब देखो ये सेम, इसके सेम बनाना है, यहाँ पे सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। पहले से जो मन में रहा है वो निकाल लो पहले वाला जोड़ी से, दूसरे वाले जोड़ी से इतना बाहर निकालना है कि क्या बन जाए, इसके जैसे बन जाए, ठीक है। तो ऋण 3 निकालेंगे तो इसके जैसे बन गया। तो आगे आपका हो जाएगा x धन 4, दोनों में है x धन 4, एक जोड़ी बन गया ये, और एक जोड़ी, एक मतलब एक बहुपद ये और एक बहुपद ये, दो जोड़ी बन गया। अब इन दो जोड़ी बोलता हूँ जी, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अब इनमें क्या कॉमन है, x धन 4, x धन 4 बाहर निकालो तो क्या बच जाएगा, x ऋण का, ये आपके हो गए गुणनखंड। ये तो आप लिख सकते हो लास्ट में, अतः इसका जो गुणनखंड आएगा एक्स स्क्वायर धन एक्स माइनस 12 का, ये आपका आ जाएगा एक्स धन 4 और एक्स ऋण 3, ये आपका हो गया आंसर। ये ऐसे क्या करेंगे हम, मध्य पद को तोड़कर ब्रेक करके हम गुणनखंड फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर और कुछ क्वेश्चन है आपको बुक पे, उसको लेते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए अगला जो है मैं आपका लेता हूं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अगला जो है मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को लिख लेता हूं, फिर आगे को आपको प्रश्नावली 3 ना, प्रश्नावली 3 का ही है, प्रश्नावली आपके 3 का हल क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये 9वां नंबर का, ये आपको दे रहा है 6x की घात 2 माइनस 7x माइनस का 3, ठीक है। इसी में और लिख लेता हूँ आपका 6 नंबर का, ठीक है। ये है ये आपका माइनस, अच्छा हल करके लिख लेता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। हल 6 नंबर का देखेंगे, माइनस y की घात 2 धन 35y और प्लस 156, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यूनिट टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये होगा √3 y की घात 2 धन 9y धन √3, ये जो है 3 क्वेश्चन जो है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले कुछ गलत लिख देगा, 6√3 है, 6√3 है ये। चलिए तो बारी बारी से इसको हल करते हैं। पहला देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 6 और अचर पद क्या है 3 है, दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 36, ठीक है। 36 होगा, 6 या 18 होगा, कितना होगा 18 होगा, ठीक है। अब 18 को तोड़ना है अपन को दो संख्याओं में, तो जैसे कि 1 गुणा 18 करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है, 6 गुणा 3 कर दूं तो 6 में 3 घटाया तो 3 और 6 में 3 जोड़ा तो 9 हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है, मैंने 3 गुणा 6 कर दूं तो, अच्छा मैं तो पहले भूल ही गया, जल्दी जल्दी चक्कर में 2 गुणा 9 कर देता हूँ ना, 9 दूनी कितना होगा 18, 9 में 2 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 7 और गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 18। तो पहला रूल क्या है मेरा, पहला रूल क्या है, दोनों को संख्याओं को जब गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए 18, तो आप देख पा रहे हो 2 गुणा 9 कितना आ गया 18 आ गया। दूसरा रूल है दोनों को जोड़े या घटाएं, दोनों को जोड़े या घटाएं मध्य पद b के बराबर आना चाहिए। तो देखिए ऋण 9 कर दूं, देखो 9 में 2 घटाऊंगा तो 7 तो आएगा, लेकिन मुझे कौन सा 7 चाहिए ऋण वाला, तो मुझे क्या कर दूं, पहले मैं ऋण 9 कर दूं और धन 2 कर दूं, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा ऋण का 7 आ जाएगा, तो ऐसे टूटेगा, ठीक है। देखिए तो आगे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6x की घात 2 ऋण 9x धन 2x और ऋण का 3, तो ये जो 7 जो है, ये जो 7 जो है ऐसे टूट जाएगा ये, ठीक है। अब आगे बढ़े, देखिए क्या करते हैं, उसके बाद जो पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये और एक पेयर ये, इस पेयर से उभयनिष्ठ निकालो, देखो क्या निकलेगा, इधर देखो, इसमें देखो, इसमें क्या है 3 और x बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
3x बाहर निकल जाएगा, 3x बाहर निकालो तो इसमें क्या बचेगा, 6 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और x स्क्वायर से x आ जाएगा कितना बचेगा x, और ये हो गया ऋण, और 9 से 3 जाएगा तो 9 से 3 जाएगा तो 3, और x जाएगा तो x, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो 2x ऋण 3। अब इसमें से क्या कॉमन निकालू, 2x ऋण 3 बचे तो मैं निकाल लेता हूँ धन का 1, तो क्या निकाल, जैसे का तैसा रहेगा, धन 1 निकालूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, तो 2x ऋण का 3 दोनों आ गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 2x ऋण का 3, इसको बाहर निकाल दिए, ये आपका आ गया 3x धन का 1। ठीक है, ये आपका हो गया गुणनखंड। क्या हो गया, गुणनखंड। इस तरह से आप गुणनखंड निकालेंगे इसका। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आ रहा है इस बार, जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसके सामने में y जो है माइनस में है, ऋण में है। ठीक है ना, और आपको बता दूं द्विघाती जो बहुपद है उसके सामने में कभी भी ऋण नहीं लगाना है, उसको पहले प्लस बनाना है। ठीक है ना, तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इनमें से ऋण को बाहर निकालेंगे। ऐसा y की घात 2 धन बोलता हूँ जी, ऋण बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा 35y, और माइनस हो जाएगा 156। अब यहाँ पर देखिए ऋण तो बाहर निकलेगा, इसको ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के उधर अंदर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ब्रेक करो, यहाँ पे तो a गुणा c, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है 156, तो 156 को अब तोड़ना है कि क्या आ जाए 35 आए, सॉरी हाँ जोड़े घटाए तो 35 आए। ऐसी संख्या सोचो जिसको गुणा करें तो 156, गुणा करें तो 156 आए और जोड़े घटाए तो 35 आए। ऐसी संख्या क्या हो सकती है, देखो तो ये संख्या पता करने का ट्रिक भी है, इधर इधर देखो जी ट्रिक। ऐसे क्या करो, इसको ऐसे करके देखो 56 को लगभग 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा तो 2 छक्को 12, अरे यार गलत पारा पड़ गया, 2 तिया और एक हो गया 2 निया। ये देखो तो यहाँ पर देखो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 156 को लिख सकते हैं 39 गुणा 4 लिख सकते हैं। 39 गुणा 4 करो कितना आएगा 156 आएगा, और 39 में 4 घटा दो कितना आ जाएगा 35 आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे पता कर सकते हो। तो पहली जो है पहला कंडीशन है 39 गुणा 4 कितना आ रहा है 156, ये हमारा कंडीशन पूरा हो गया। दूसरा कंडीशन है जोड़े घटाए, तो 39 में ऋण 4 करूंगा तो 35 आएगा, लेकिन क्या करो ऋण 39 कर तो धन 4 कर तो ऋण का क्या आएगा 35 आएगा, और क्योंकि हमारा बीच वाला जो पद है क्या है ऋण का 35 है। ठीक है, तो ये अपन का हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 35y जो है ये आपका टूट जाएगा ऋण 39y, और धन आपका हो जाएगा 4y ऋण 156। तो ये जो होगा आपका दो पद, एक पद और एक पद ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, अब एक जोड़ी ये बनेगा, एक जोड़ी ये बनेगा, इसमें से कॉमन निकालो, ये ऋण बाहर रहेगा, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा y, तो ये आपका हो जाएगा y माइनस 39, और इसमें से क्या करो 4 कॉमन निकालो धन का 4, तो ये हो जाएगा y माइनस 56 जो है, जब इसमें 4 बाहर निकालोगे तो ये आपका बच जाएगा 39। ठीक है, 156 को 4 से भाग दो 39 आएगा, करके देखोगे तो। ठीक है, करके देखना आप लोग, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये आपका हो जाएगा माइनस, अब देखो यहाँ पर एक ये बन गया और एक पद ये बन गया, 2 पद हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन है y माइनस 39 बाहर निकाल लो। ठीक है, और इधर जो है आपका क्या बच गया y धन बच गया 4, क्या बच गया y धन बच गया 4। ठीक है, तो ये आपका आगे आ जाएगा y माइनस 39 और एक आपका हो जाएगा y धन 4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा गुणनखंड, क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा जब माइनस वाला रहेगा तो पहले माइनस निकाल के हम क्या करते हैं उसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है ना, मैं ये जो क्वेश्चन जो लिखा हूं इस क्वेश्चन को मैं कल नेक्स्ट डे के लिए छोड़ता हूं, आप लोग जो है इसको जो है आपके लिए वर्क है, आप इसको करके आइए, ये वाला प्रश्न आपसे बनता है कि नहीं बनता इसको सॉल्व करके देखिए। ठीक है ना, ये वाला प्रश्न आपसे बनेगा लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगी इस प्रश्न में। ठीक है ना, कल आप बना भी लेंगे कि नहीं भी बनाएंगे, कल मैं इसको पहले इसी क्वेश्चन को बताऊंगा, फिर आगे की लेक्चर्स क्या है मैं क्लियर करूंगा। ठीक है ना, आज जो है हम जो है एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, तो जब कल आप 2-4 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लिए रहेंगे ना तब ये ज्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो
क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको मैं बता देता हूं। ये है 12x² ऋण 24x और धन ये है आपका 12। अब चलिए इसको उभयनिष्ठ निकालिए। देखिए इसमें क्या खास दिख रहा है, इसमें क्या खास दिख रहा है जी? इसमें एक खास आपको दिख रहा है कि हम 12 बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 12 जो है इसमें उभयनिष्ठ निकल जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा x² माइनस ये हो जाएगा 2x और धन का ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 12 हमने क्या कर लिया, पहले ही बाहर निकाल लिया, तो बच गया x की घात 2 ऋण 2x धन का 1, ठीक है। अब चलिए अब बीच वाले को सॉल्व करिए, तो ये हो गया 12, ठीक है। और इसको देखिए तो ये हो जाएगा एक a स्क्वायर का गुणांक a इंटू सी कर रहा हूं, तो a इंटू सी में क्या हो जाएगा ये 1 और ये हो गया 1, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। अब 1 को क्या तोड़ोगे, 1 गुणा 1, 1 क्या टूटेगा जी, 1 गुणा 1 में टूटेगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। ये बराबर आ गया। दूसरा 1 धन 1 कर दो कितना हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे कौन सा 2 चाहिए, ऋण वाला, तो ऋण 1 कितना आ जाएगा ऋण का 2। तो ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग खपाना है, ठीक है, कैसे ला सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा x की घात 2 ऋण x धन का 1, ये ठीक है। अब एक जोड़ी बनेगा, दो जोड़ी बनेगा, एक जोड़ी इसको बना लो, एक जोड़ी उसको। पहले वाले जोड़ी से देखो क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, x माइनस 1। दूसरे वाले जोड़ी से क्या कॉमन निकालो, इसको देखो, इसको माइनस बनाना, इसको प्लस बनाना, तो माइनस का 1 बाहर ले लो, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, और ये आपका क्या बन जाएगा माइनस, ये ठीक है। इसके जैसे बनाना है ना, इसके जैसे इसको, तो यहाँ पे ऋण है तो धन बनाने के लिए क्या करो, ऋण बाहर निकालो, यहाँ से धन से ऋण बाहर निकले क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। आगे आप देखो ये 12 और ये क्या हो गया आपका x माइनस 1 दोनों में है, और क्या बच गया x माइनस 1, ये ठीक है। तो ये आपका आ गया 12x माइनस 1 x माइनस 1, ठीक है। देखो या किसी को एक ऐसा भी कोई आंसर लिखता है ना, इसको 12 दोनों क्या है x माइनस 1, तो इसी को लिख देता है x माइनस 1 की घात 2, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है भाई। घात 2 है मतलब 2 बार गुणा सेंस में, तो हालांकि ये मत लिखो तो ज्यादा अच्छा है, ये लिखो, लेकिन ऐसा भी लिख सकते हो। ये आपके क्या मिल गए, गुणनखंड मिल गए। क्या मिल गए जी, गुणनखंड मिल गए। एक क्वेश्चन जो है अपना मेमोरी बढ़ाने वाला, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये है आपका सोचो एवं चर्चा करो, जो कि दिया है पेज नंबर 22 पे दिया हुआ है। सोचो एवं चर्चा करो, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले अपने बुक के पेज को पलटिए और उदाहरण के जितने भी आपको प्रश्न दिए हैं उसको गुणनखंड को एक बार ससरी दर पे देखिए। 19 नंबर का देखिए कि उसके कितने गुणनखंड मिल रहे हैं 2। 20 नंबर को देखिए कितने गुणनखंड मिल रहे हैं 2। 21 को देखिए कितने मिल रहा है 2। 22 को देखिए कितने मिल रहा है 2। इसमें देखिए हमने इसको बनाया कितने गुणनखंड मिला 2। इधर देखिए इसको बनाया कितने गुणनखंड मिला 2, ठीक है। अब इसकी बात बाद में करेंगे। इसमें देखिए क्या प्रश्न पढ़ रहा हूं ना, सोचो एवं चर्चा करके, क्या यह संभव है कि किसी द्विघाती बहुपद, हम कौन से बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, द्विघाती बहुपद जिसकी घात 2 हो, उसको क्या बोलते हैं द्विघाती बहुपद, के 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या बोल रहा है, क्या संभव है कि द्विघाती बहुपद के 2 से अधिक गुणनखंड हो। इस अध्याय के उदाहरणों का अवलोकन करें एवं साथियों के साथ मिलकर द्विघाती बहुपद बनाकर उसके गुणनखंड कर जांचिए कि क्या इनके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपने उदाहरण के सारे उदाहरण को देखा और यहां तक का भी देखा, द्विघाती बहुपद के सिर्फ कितने गुणनखंड मिले 2 गुणनखंड मिले। लेकिन जब हमने और आगे बढ़ा तो हमने देखा द्विघाती बहुपद के यहाँ पर देखो कितने गुणनखंड मिल गए, एक हो गया आपका 12, एक हुआ ना गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में लिखा है, एक आपका हो गया 12, एक आपका हो गया -2x और एक आपका हो गया -x और एक क्या हो गया आपका -x। यहाँ पर कितने गुणनखंड मिल रहे हैं 3 गुणनखंड मिल रहे हैं, 1 2 3। तो हमारा उत्तर है हाँ, यह संभव है कि द्विघाती बहुपद के 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। अब बोल रहा है अपने साथियों के साथ चर्चा करके उदाहरण लिखो, तो आप इस उदाहरण को वहां पे लिख सकते हो, ये उदाहरण को आप बता सकते हो कि इस उदाहरण में आप देखिए कि यहाँ पे कितने गुणनखंड मिल रहे हैं 3 गुणनखंड मिल रहा है, ठीक है ना, ठीक है जी। तो किसी भी द्विघाती बहुपद के 2 से अधिक गुणनखंड भी प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल केस में ना, ये प्रश्न के केस पे निर्भर कर रहा है, इन सब में नहीं मिला
तो इसमें मिल गया, तो स्पेशल केस में क्या होता है, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आज आपके लिए वर्क है, आप लोग जो है उदाहरण के सारे प्रश्न को और जो आपके प्रश्नों लिखो, जो प्रश्न आपसे बन जाए, ठीक है, मोस्टली सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। इसमें के जो है एक क्वेश्चन जो है एक दो क्वेश्चन ही नहीं बन पाएंगे, और उसमें जो मैं मानता हूं अगर आप अच्छे प्रैक्टिस करो, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 जो नहीं बनेगा, जो मैं छोड़ दिया उसको कल मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है प्रश्नों के सारे उदाहरण के प्रश्न और प्रश्नों के प्रश्न को आप प्रैक्टिस करके आइए। जो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा मेरे से पूछिएगा, मैं कल आपको पूरा क्लियर करूंगा। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है मैं छोड़ रहा हूं उसके लिए कल के लिए। कल मैं जो है पहले हम उसको देखेंगे, फिर आगे की जो है चैप्टर जो आपका आएगा, चैप्टर बोलता हूँ, टॉपिक जो आएगा द्विघाती बहुपद के मान व शून्यक। उसके बाद हम देखेंगे द्विघाती बहुपद के मान और शून्यक को समझने के बाद द्विघाती बहुपद के मान और शून्यक में क्या संबंध है, मान शून्यक और उसके गुणांक में क्या संबंध है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये दो टॉपिक से रिलेटेड आपका प्रश्नोत्तरी 4 है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, बने रहिए हमारे साथ।